हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उत्सव है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th न्यूक्लियर फिजिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक न्यूक्लियाई। इसके अंदर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, जो अपने एटम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर हम RVSC करिकुलम 2023-24 के अनुसार इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जो 30% रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसको हम यहाँ पर नहीं कवर करेंगे। तो हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, पहले उस पर एक हल्का सा ओवरव्यू डाल लेते हैं। हमें सबसे चैप्टर की शुरुआत में पढ़ना है एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। एटॉमिक मास यहाँ पर रेफर करेगा एक फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को, जैसे कि क्लोरीन का मास फ्रैक्शनल क्यों होता है 35.5, जबकि और एलिमेंट्स होते हैं जैसे हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, वो सब हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल हैं। पर जो क्लोरीन है, जो अपना क्लोरीन है, उसका मास 35.5 यूं क्यों होता है, इसके बारे में हम एटॉमिक मास के अंदर चर्चा करेंगे। अब और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब मेड अप ऑफ न्यूक्लियस है कि जो अपना न्यूक्लियस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसके अंदर हम यह चर्चा करेंगे। और शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपने जो न्यूक्लियस होता है वो किस शेप का होता है, उसका साइज यानी उसका आकार कितना बड़ा होता है, और डेंसिटी यानी कि वो कितना डेंसर है या कितना रेयर है। हम देखेंगे कि जो अपना न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा डेंसर है। जो वाटर की डेंसिटी है 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ kg मीटर क्यूब, उससे लगभग 10⁻14 टाइम्स लार्जर इस न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है। हम देखेंगे कि वो कैसे आएगी, और हम ये देखेंगे कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी न्यूक्लियाई हैं, उनके जो डेंसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। और इसके बाद में हम बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। हम एक्चुअल में यहाँ पर हम बात करेंगे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। आइंस्टीन थ्योरी जो रिलेटिविटी है उसका एक सिंपल सा टॉपिक है। और फिर हम उसके बाद करेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी की। उसके बाद करेंगे हम रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी यानी कि यहाँ पर कुछ मास का डिफेक्ट हो रहा होगा, और जो हम इसके अनुसार देखेंगे जो मास है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही बाइंडिंग एनर्जी होगी यहाँ पर जितना मास डिफेक्ट होगा। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये दोनों स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई के चैप्टर आएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई के टॉपिक है, ये हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। आइए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत, जो भी कहो। और मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, शायद आपको समझ में कम ही आए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने हाथ पर काबू रखूं। वैसे हाथ पर काबू रखने का मतलब आप वो मत लेना जो आप लेते हो, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें बात करते हैं जो हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। रिकैप करते हैं अपनी पुरानी क्लासेस का। स्टार्ट करते हैं रिकैप। हम यहाँ पर रिकैप करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। 9th क्लास में हमने पढ़ा था एटम किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था जो अपना एटम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनाता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। हमने ये भी पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि जो एटम का सेंटर है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है, और जो इसके चारों तरफ है वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। और जो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है उसी चीज़ को बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और आज हमें पूरी इसी की स्टडी करनी है, न्यूक्लियस की। तो अब मैं आपसे बात करूं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर
होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिनको हम कंबाइन रूप में कह देते हैं, जिनको हम कंबाइन रूप में न्यूक्लियस के पार्ट्स कह देते हैं, यानी पार्टिकल्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर अभी समझ लो, इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन का पता ही है। अब थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये शायद आप सबको पता ही होगा। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रोटॉन की। तो जो प्रोटॉन है अपना, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको आप और तोड़ नहीं सकते, उसके अंदर आप ज़्यादा जा नहीं सकते, वही है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये बनता है क्वार्क से। खैर, हम यहाँ पर क्वार्क की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हमें खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चर्चा करनी है। हमें न्यूक्लियस के अंदर की चर्चा करनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर की चर्चा नहीं करनी, वो अपने सिलेबस से बाहर का टॉपिक है। तो जो प्रोटॉन है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। देखो, जो प्रोटॉन के ऊपर वो प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, जिससे कि दोनों का चार्ज एक दूसरे को इक्वल कर देता है, खत्म कर देता है, और हमारे पास एक न्यूट्रल एटम बनता है। और इसके ऊपर जो मास होता है, जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.6726, हाँ शायद यही है, इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये अपना प्रोटॉन का मास। थोड़ा ठीक लिख देता हूं, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन ये भी प्रोटॉन की तरह फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये भी किसी ना किसी चीज से बना होता है, ये भी क्वार्क से बना होता है। जो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज है, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर जो चार्ज है वो होता है 0। मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देते हैं तो फिर न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलाओगे तो आपको एक न्यूट्रॉन मिलने की संभावना है। ये हम बात करेंगे आगे रेडियो एक्टिविटी में। और इसके ऊपर जो मास होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन के इक्वली होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है उससे, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन दोनों का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा गुना बड़ा है, लगभग 10⁻³ टाइम्स लार्जर है। प्रोटॉन का 10⁻³ टाइम्स लार्जर है इसका मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। तो हम आगे बात करेंगे न्यूक्लियस की। पहले इतना इसको देख लो एक बार कि क्या क्या है। हाँ, एक बात और न्यूक्लियॉन्स की जो मैंने यहाँ पे की थी वही है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स एक्चुअल में, न्यूक्लियॉन्स उनको बोला गया जो न्यूक्लियस के पार्ट्स है। न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। यदि हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करेंगे तो वो होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स हैं प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन को ही कंबाइन रूप में न्यूक्लियॉन्स बोला गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम थोड़ी न्यूक्लियस की। ये तो हमने एटम की बात की, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रिकैप पुरानी क्लासेस का। आपने 11th क्लास में पढ़ोगे ना एटम एक स्ट्रक्चर, उसके अंदर की ये बातें हैं थोड़ी बहुत इसमें, और थोड़ी बहुत बातें हैं अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह की, पर वो अपने सिलेबस में है नहीं। अपने सिलेबस में तो खाली इसका थियोरेटिकल पार्ट है, लगभग न्यूमेरिकल पार्ट तो पूरा हटा दिया है, लगभग पूरा हटा दिया है आरबीएससी बोर्ड से, है ना। बात करेंगे हम न्यूक्लियस की। होता क्या है न्यूक्लियस? तो देखिए एनसीईआरटी में एक बड़ी सुंदर लाइन दे रखी है कि मान के चलो कि एक पूरा कमरा एटम बन जाए, तो उस कमरे के सेंटर पर रखी हुई सुई की नोक के जितना बड़ा होता है अपना न्यूक्लियस। मतलब आप देख सकते हो इन्फाइनाइटली लार्ज होता है अपना एटम एक न्यूक्लियस के सामने, पर इसी सुई की नोक के जितनी बड़ी जगह पर, इसी जगह पर लगभग एटम का पूरा मास कंसंट्रेट होता है। न्यूक्लियस एटम का सबसे डेंसर मीडियम और डेंसर क्षेत्र होता है, डेंसर फील्ड होती है, डेंसर रीजन होता है, इसको बोल सकते हो आप। अब मेरी थोड़ी इंग्लिश भी कमजोर है, क्या करूं। अब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ये एटम का वो पार्ट होता है जहां पर लगभग पूरे एटम का सारा मास कंसंट्रेट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ एटम वेयर एंटायर कर लो इसे, एंटायर मास ऑफ एटम कंसंट्रेट एन एटम कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, मतलब कि है ना, न्यूक्लियस किसी एटम का वह पार्ट होता है जहां पर पूरे एटम का मास कंसंट्रेट होता है। इसको मैं आपको फील कराता हूं। तो हमने देखा कि एटम तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है ना, जो एटम होता है अपना वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। देखा अपन ने। तो अपन ने देखा कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास इन दोनों के कंपैरिजन में 3 टाइम्स स्मॉल आ रहा है। यानी कि मान के चलो 1000 में से केवल 1 आ रहा है। यदि इन दोनों का मास 1000 है, मान के चलो इतना, इन दोनों का मास 1000 है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो केवल 1 है। तो पूरे एटम का मास कितना हो गया? 1 2001। अब यदि इस 1 को मैं कह दूं कम कर दो, कितना फर्क पड़ा? ज्यादा से ज्यादा कितना फर्क पड़ा? बहुत माइनर, पॉइंटों में, तो पॉइंटों में जाएगा, कितना सा फर्क पड़ा? तो मतलब कि जो एटम का मास है वो बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास, लगभग पूरा ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं? अपने न्यूक्लियस में। यानी यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ा जाए तो न्यूक्लियस का मास आ जाना चाहिए। तो यह इसलिए बोला जाता है कि जो न्यूक्लियस है ना, वो एटम का वह पार्ट होता है जहां पर पूरे एटम का मास कॉन्सेंट्रेट माना जाता है। यह माना गया है। ठीक है ना। और न्यूक्लियस एक बहुत डेंसर रीजन होता है किसी एटम का। उसकी बात अभी हम शेप, साइज एंड डेंसिटी में करेंगे। तो ये अपनी न्यूक्लियस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियस के कुछ डेफिनेशंस की, जो इस चैप्टर में पढ़नी जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, इस एटॉमिक नंबर में क्या है? हमने
लगभग हम 8वीं 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स सॉरी, यानी कि और एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं एटॉमिक नंबर की, तो ये होते हैं बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए एटम। एटम में प्रोटॉन प्रेजेंट कहां पर होते हैं? न्यूक्लियस पे, या फिर इसको बोल सकते हैं और प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये होता है एटॉमिक नंबर और इसको डिनोट करते हैं जेड से, एटॉमिक नंबर को। अब बात करेंगे हम मास नंबर, ठीक है। चलो पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अपना ऑक्सीजन है, उसका जो एटॉमिक नंबर है, जो अपना ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर है 8 ही है ना, 8, ठीक है। कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, ठीक है। और अब बात करेंगे हम मास की, मास नंबर की। मास नंबर बेसिकली क्या है? मास नंबर है, तो जो अपना मास नंबर है ना वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। और अपन ने देखा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर तुम इसको बोल दो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है अपना मास नंबर, ठीक है। यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, इसको मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए से। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास बेसिकली है मास नंबर इनटू एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसकी हम एएमयू की चर्चा हम आगे करेंगे, पर अभी के लिए देख लो कि एटॉमिक मास है ना वो मास नंबर इनटू एएमयू है। मास नंबर, अब आप यहां से पता लगा सकते हो इसको मास नंबर क्यों बोला गया, क्योंकि ये एटॉमिक मास के इंटीजर को रेफर करता है कि एटॉमिक मास 1 है, 2 है, 3 है, ये मास नंबर है। और इसको एटॉमिक मास में लिखेंगे तो मास नंबर इनटू एएमयू होगा। जो एएमयू है 1 एएमयू, ये इसकी जो वैल्यू होती है मास ऑफ 1 प्रोटॉन कह दो या फिर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कह दो, दोनों के मास में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ पॉइंट का अंतर है जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो 1 एएमयू है वो या तो मास ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होती है 1 एएमयू, ठीक है। तो ये हुई अपनी एटॉमिक मास की बात। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई की। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये एटम है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मुझे लग रहा है, और नहीं आया होगा तो शायद आगे आ जाएगा। तो हम देखेंगे ना कि जो न्यूक्लियाई का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने लिए एक नई चीज हो गई कि कैसे करते हैं। बस बहुत सरल है न्यूक्लियाई का रिप्रेजेंटेशन करना। अब बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई की। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई, यदि कोई एलिमेंट एक्स है उसका हमें न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट करना है तो उसके जो नीचे लिखा जाएगा ना, एक्स के नीचे की साइड इधर लिखा जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, और इसके जो ऊपर की साइड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा मास नंबर यानी ए। यानी कि आप देख सकते हो
यहाँ पे एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को दिखाया गया है और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को दिखाया गया है। यहीं से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात हो जाएगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, कौन बताएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं A माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू में होता है अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी, है ना। ये होते हैं अपने A माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के उनको कौन कौन से होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। ये होते हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई की बात। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई की। हमने देखा कि बहुत बार डिस्कवरी हुई और उसमें पाया गया कि एक ही एलिमेंट है ना, उसके बहुत सारे न्यूक्लियाई मिल रहे हैं। किसी का एटॉमिक मास सेम है, किसी का एटॉमिक नंबर सेम है, किसी का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी। तो आज हम उन्हीं को क्लासिफाई किया गया है न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसी को पढ़ेंगे, है ना। बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई देख लिया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई की बात करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई की बात करेंगे हम, और उनमें भी सबसे फर्स्ट पे आएगा अपना आइसोटॉप। आइसोटॉप तो खोज करते वक्त ये पाया गया कि कुछ न्यूक्लियाई है, उनका एलिमेंट सेम है। जैसे हाइड्रोजन है, उसके भी कई न्यूक्लियाई निकाले गए। हीलियम है, उसके भी कई न्यूक्लियाई मिले। पर जो उन्होंने देखा कि है ना, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफर है। ये उन्हें पाया गया किससे? डिस्कवरी से, एक्सपेरिमेंटों से, कि जिनका जेड की वैल्यू सेम है और ए की वैल्यू डिफरेंट है, यानी मास नंबर डिफर है और एटॉमिक नंबर सेम है, उनको बोला गया आइसोटॉप। थोड़ी इसकी डेफिनेशन थ्योरेटिकल वाली की बात करें तो आइसोटॉप वे न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट, दोज contain same number of proton and different number of mass, different mass number, यानी कि एक प्रकार से जिन एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर हो, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफर हो, यानी कि मास नंबर डिफर हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर। अब बात करेंगे हम तीसरी इसके कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल्स की। तो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि अपना हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ड्यूटेरियम हुआ और ट्रिटियम हुआ। इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1। इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1। इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1। आप देखोगे कि तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है,
बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंज हो रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो है इनके अंदर वैल्यू वो डिफरेंट हो गई। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं जिसको मैं एन से डिनोट कर देता हूँ। चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वैसे मैं आगे इसको एन से डिनोट नहीं करूँगा, यहाँ पे एन से डिनोट कर देता हूँ। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो है 0, 1 एंड 2। और यहाँ पे आपको एक फैक्ट की बात बताऊँ तो ये जो अपना हाइड्रोजन है ना, ये एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियाई इकलौता है जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 हैं। हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है, और बाकी सब के पास कुछ ना कुछ 1, 2, 3 या 4 ऐसे न्यूट्रॉन्स हैं। बट जो अपना हाइड्रोजन है उसके पास केवल 0 न्यूट्रॉन है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, बट इसके जो आइसोटॉप है उनके पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे और इसके और एग्जांपल की, जैसे अपना क्लोरीन हुआ Cl1735 और हुआ Cl1737। इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 18 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 20 हैं। ठीक है, इसके अंदर Z की वैल्यू 17 है, इधर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, और इधर A की वैल्यू 35 है और इधर A की वैल्यू 37 है। ठीक है, यहाँ तक बात हुई अपनी आइसोटॉप की। अब बात करेंगे हम आइसोबार की। ठीक है, आइसोबार की बात करने से पहले हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे एटॉमिक मास यूनिट की और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की। इन दोनों की हम बात करना चाहेंगे आइसोबार तक पहुंचने से पहले। ये वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई का टॉपिक है नहीं, पर इधर हम इनकी बात करेंगे क्योंकि ये आइसोटॉप से रिलेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे एएमयू की, जो अपना एटॉमिक मास यूनिट है। एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो है ना, अपन देखते हैं कि जो किलोग्राम है ना वो एक सफिशिएंट यूनिट नहीं है किसी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम देखते हैं कि जो एटम का मास है वो 10⁻⁻27 kg के टर्म में जाती है। तो यानी कि यदि हम इधर kg का यूज करेंगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स में जाएगा, यानी कि बहुत बड़ी यूनिट है किसी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम देखते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1.26 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये kg में जा रहा है तो 10⁻⁻27 में जा रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी यूनिट है kg। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट को पिक्चर में लाया गया। क्या बताता है एटॉमिक मास यूनिट कि इसकी जो वैल्यू होती है 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होती है, या फिर न्यूट्रॉन के मास की। वो होती है 1.66056, कुछ ऐसी होती है। उसको हम राउंड ओवर करके 7 ही लेते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये होती है 1 AMU की बात। अपना हाइड्रोजन है, उसके पास एक प्रोटॉन है ना, तो उसकी वैल्यू, उसका जो एटॉमिक मास है उसको हम लिखते हैं 1.008 U या फिर 1 U ही, इसको रेफर करते हैं 1 U ही। हीलियम है, उसके पास 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, और यही मास जो होता है ना वो नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अपना जो हीलियम है उसका मास होता है 4, यानी कि उसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका मास 4 U होता है। इसलिए एटॉमिक मास यूनिट को इसमें लाया गया ताकि जो ये 10⁻⁻27 का जो खेला है, ये जो इसका खेल है, ये हट जाए। ये एक बहुत छोटी यूनिट है kg के सामने। और बात करें अब हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की, जिसकी बात हमने लेक्चर के शुरुआत में की थी। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की।
फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की। तो आपने देखा होगा कि क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 यू होता है। और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका मास ऐसे ही फ्रैक्शनल में होता है, लेकिन लगभग 90% जो एलिमेंट्स हैं उनका मास हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। यानी किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, ऐसे ही किसी का भाई किसी की जान। अच्छी मूवी है वैसे सलमान खान की। खैर, बट ऐसा क्यों होता है कि क्लोरीन का मास 35.5 यू है? इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। मान के चलो मेरे पास सेम एलिमेंट हैं दो तरह के, ठीक है। तो एक एलिमेंट है जिसका मास है 40 मान लो, और वो नेचर के अंदर पाया जाता है 50%। दूसरा एलिमेंट है जिसका मास है 20, वो नेचर के अंदर पाया जाता है 50%। वो भी दोनों सेम एलिमेंट के। तो अब आपसे पूछा क्यों उस पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स का एटॉमिक मास कितना होगा? आप क्या बताओगे, 40 बताओगे या 20 बताओगे? दोनों की क्वांटिटी सेम है। यदि 20 बताया तो 40 वाला बोला बन जाएगा, 40 बताया 20 वाला बोला बन जाएगा। अब वो तो खैर बुरा नहीं मानेंगे, पर जो कैलकुलेशंस हैं उनमें बहुत गड़बड़ी आएगी। तो इसलिए लाया गया फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है लगभग ओवरऑल दोनों के मास का एवरेज कर सकते हो इस फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को। इसको बहुत पहले से यूज में लाया जा रहा है। जैसे कि क्लोरीन के लिए हम बता दें, अब हम बात करें क्लोरीन के लिए, तो उसका जो मास है वो होता है 35.5 यू। वो ये क्लोरीन के दो आइसोटॉप से मिलकर बना होता है, कि जो क्लोरीन का एक आइसोटॉप है 35 वाला और एक आइसोटॉप है 37 वाला। तो हमने देखा कि जो क्लोरीन का ये वाला जो आइसोटॉप है ये नेचर के अंदर पाया गया 75%, ठीक है। और ये वाला जो क्लोरीन का मास है, ये वाला जो क्लोरीन का आइसोटॉप है, ये पाया गया 25% इन नेचर। अब बात करें इनके मास की, एटॉमिक मास की, तो इन दोनों का लगभग ओवरऑल एवरेज लेकर किया गया। ऐसे इनका ये निकाला गया। इसका फॉर्मूला देखते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का। तो मैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को MMFAM की फॉर्म में लिख रहा हूँ। शॉर्ट बहुत यूज़ करता हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म्स बहुत यूज़ करता हूँ। तो ये होती है A1N1 प्लस A2N2 डॉट 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 प्लस ANNN, जिसके पास जितने नंबर ऑफ आइसोटॉप्स है वो उतने नंबर ऑफ एन्स की यूज लिया जाएगा। यानी कि जैसे क्लोरीन के पास 2 आइसोटॉप है तो एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, ये बड़ा एन है। आप पूछोगे कि ये N1 N2 क्या है? A1 तो सबको पता चल रहा है कि ये मास नंबर को रेफर कर रहा है। A1 या AN कह दो या A कह दो, ये कर रहा है मास नंबर को रिप्रेजेंट, मास नंबर। और जो N है वो उसकी ये परसेंटेज ऑफ नेचर अबंडेंस की बात कर रहा है, यानी ऑक्यूपेशन की, कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, टोटल इतने सारे क्लोरीन पाए गए, उनके अंदर इस क्लोरीन के इतना आइसोटॉप और इस क्लोरीन के इतना आइसोटॉप पाए गए, तो इसके जो 75% तो ये नेचर में पाया जाता है, और ये वाला क्लोरीन 35 वाला और 37 वाला 25% पाया जाता है। ऐसे ही और भी दो चार एलिमेंट्स हैं उनके भी। तो ये बताता है परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर ऑफ TURE, ऑफ
एलिमेंट या न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियाई सॉरी परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एलिमेंट, यानी कि कितना परसेंट पाया जाता है नेचर में, 75%, 25%, यानी आउट ऑफ क्लोरीन के एलिमेंट में से कितना परसेंट पाया जाता है, ये बात करता है एन। तो अब देखते हैं इसको निकल के कि कितना होता है। क्लोरीन का मास नंबर है 35, नेचुरल अबेंडेंस है 75/1 में 100, और जो 37 वाले क्लोरीन का जो मास है वो 37 है, और ये पाया जाता है 25 इन नेचर, 25% इन नेचर। 25 को 25/100 लिख दूँ ना, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको 35.5 यू ही मिलेगा। देख लो, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4, 3/4 1/4, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कितना होगा, 3 5 जा 15, 1 3 9 जा 105/4 प्लस 1/, ये हो जाएगा 37/4। अबे यार 37/4, एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है 37/4, और तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 142/4 इक्वल्स टू में 35.5 AMU बोलते हैं या यू बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। ये होता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अब बात करेंगे हम आइसोबार्स की, वापस से क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई पर आएंगे, बात करेंगे आइसोबार्स की। और ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आपको पता चल रहा होगा कि ये आइसोटॉप से रिलेटेड है, आइसोटॉप से निकल कर आया है कि उसके इतने सारे आइसोटॉप्स पाए गए, उसके इतने सारे आइसोटॉप पाए गए। अब बात करेंगे हम फ्रैक्शनल आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स में होते हैं मास नंबर तो सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है। ये होता है आइसोबार का, यानी कि इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन बनाएं तो न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having nuclei of different element having same number of nucleons but different number of प्रोटॉन्स। यानी कि ये बेसिकली बता रहा है कि ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर मास नंबर तो सेम है बट उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। मास नंबर सेम मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या बोल दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, वो सेम है बट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो अलग है। ये बता रहा है ये मास नंबर, सॉरी आइसोबार्स, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे अपने क्लोरीन और नाइट्रोजन का। क्लोरीन का एक आइसोटॉप है जिसका मास नंबर है 14, और सॉरी क्लोरीन नहीं, कार्बन है ना, कार्बन है जिसका मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6 होता है। नाइट्रोजन है जिसका मास नंबर होता है 14 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। आप देखोगे यहाँ पर एक ही वैल्यू दोनों में सेम आ रही है,
ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 14, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 14, बट इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 7, है ना। बोलने में थोड़ी गलती हो गई, मैं क्लोरीन बोल रहा था क्योंकि क्लोरीन आइसोटॉप से मुझे याद रह गया, बट ये एक कार्बन का आइसोटॉप है 14C6, ठीक है। ये हो गया अपने आइसोबार का। अब बात करते हैं हम आइसोटोन की। आइसोबार में क्या होता है, एक बार आइसोबार पर दोबारा नजर डाल लेते हैं कि इसमें जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम होता है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देख लो प्लस और एंड में बहुत अंतर है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो डिफरेंट होता है। इसके नोट्स मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको इसके नोट्स सेंड कर दूंगा यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है मेरी राइटिंग। वहाँ पर मेरी राइटिंग ठीक है, क्योंकि पता नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम है कि मैं वाइट बोर्ड पे ठीक से नहीं लिख पाता हूँ। अवेलेबल था मेरे पास वाइट बोर्ड तो मैं वाइट बोर्ड पे ही वीडियो बनाना चालू कर दिया। मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, 12th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, जिसको एक दिन अचानक ही याद आई कि मेरा न्यूक्लियर चैप्टर अच्छा है तो मुझे आप लोगों के साथ इससे शेयर करना चाहिए। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो यही है आइसोबार की चीज़। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई के थर्ड एंड लास्ट टॉपिक आइसोटोन्स की, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई के लास्ट टॉपिक की, आइसोटोन। आइसोटोन तो हमने देखा कि आइसोटॉप के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, आइसोबार के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, और आइसोटोन के अंदर अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड की जो वैल्यू है वो तो सेम। हमने देखा ए माइनस जेड क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो जेड की वैल्यू होती है या ए की वैल्यू होती है वो डिफर होगी, ठीक है। कि आइसोटोन्स वे न्यूक्लियाई होते हैं जिनके अंदर ए माइनस जेड की वैल्यू तो सेम होती है बट ए और जेड की वैल्यू डिफर होती है। इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखें तो न्यूक्लियाई ऑफ दोज एलिमेंट which have same number of neutrons but different number of प्रोटॉन यानी जेड और न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स, यानी कि ए रेफर करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को और ए ही रेफर करता है मास नंबर को, और दोनों बातें एक ही है ना। तो नंबर ऑफ आइसोटोन्स वो होते हैं जिनका जो न्यूट्रॉन्स है वो सेम है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अपन का कार्बन का आइसोटॉप है 13C6
और नाइट्रोजन का आइसोटॉप है 14C7, यही है 14N7 है ना, ये इसके आइसोटॉप्स हैं। तो कार्बन का जो आइसोटॉप है वो 13C6, इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है आप देखोगे A-Z की वैल्यू आएगी 7, इसके अंदर A-Z की वैल्यू आएगी, वो भी होगी 7, A-Z है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसके अंदर Z की वैल्यू आएगी, वो आएगी 6, इसके अंदर Z की वैल्यू है 7, इसके अंदर A की वैल्यू है 13, इसके अंदर A की वैल्यू है 14। अब आप इससे देख सकते हो कि जो आइसोटॉन्स हैं उनके न्यूक्लियाई को देखकर, उनके न्यूक्लियाई के रिप्रेजेंटेशन को देखकर आप यह नहीं बता सकते कि वो आइसोटोन है या नहीं, पर जो आइसोटॉप हैं या आइसोबार हैं उनके न्यूक्लियाई को आप देख के ही बता सकते हो कि वो आइसोटॉप होंगे, आइसोबार होंगे। जैसे कि हम बात करें किसी एलिमेंट, आपको कोई एलिमेंट दे दिया X जिसके पास एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 15 है, एक एलिमेंट दे दिया आपको दोबारा से X जिसका एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर 16 है, तो आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम आ रहा है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों में सेम आ रहा है 7 7, बट मास नंबर डिफर आ रहा है। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफर किस में होता था? आइसोटॉप में। बट आप और ऐसे ही आइसोबार में यदि मैं इन दोनों की वैल्यू सेम कर दूं, 15 कर दूं और इसकी वैल्यू डिफर कर दूं, 7 कर दूं और इसकी वैल्यू 8 कर दूं, तो यहां पर आप देखोगे कि आपको दिख रहा है मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफर, तो ये कौन से किसके अंदर जाएगा? आइसोबार के अंदर। लेकिन जो आइसोटोन है उनको निकालने के लिए आपको पहले A-Z करना पड़ेगा, यानी कि A में से 13 में से 6 आपको घटाना होगा, यानी कि इसके लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यही है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। एक बार इसका थोड़ा सा पूरे का एक बार समरी कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन करके, सारणी बना करके, और यहीं पर इस लेक्चर को विराम देंगे उसके बाद, ताकि अगले लेक्चर के लिए आप रेडी हो जाओ, जो भी जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन, ठीक है। सबके लिए हम दो तरह के एग्जांपल लेंगे। इसके लिए हम दो तरह के एग्जांपल लेंगे, है ना। इसको मिटा देता हूं मैं, 2 एलिमेंट्स के ही एग्जांपल लेंगे। XZ A एंड YZ A डैश, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियाई के हमने एग्जांपल लिए हैं। क्या दो न्यूक्लियाई के लिए हैं या फिर 2 एलिमेंट्स के लिए हैं? वैसे हमने इसको रिप्रेजेंट न्यूक्लियाई की फॉर्म में किया है, तो हमने इसे बोलेंगे कि हमने 2 तरह के न्यूक्लियाई लिए हैं। तो पहले में देखेंगे आइसोटॉप के अंदर कि यदि जो Z डैश है इज इक्वल्स टू में Z हो जाए तो ये आइसोटॉप होंगे। आइसोबार के अंदर क्या होगा? A इज इक्वल्स टू में A डैश हो जाए, और आइसोटोन के अंदर क्या होगा? A माइनस Z इज इक्वल्स टू में A डैश माइनस Z डैश हो जाए, ठीक है। अब आइसोटॉप के अंदर दूसरी चीज कि जो A की वैल्यू है वो A डैश के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर तो A की वैल्यू A डैश के इक्वल है ही, बट Z की वैल्यू है वो Z डैश के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और जो आइसोटॉप के अंदर है वो Z की वैल्यू Z डैश के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और A की वैल्यू भी A डैश के इक्वल नहीं होनी चाहिए। वो होंगे आइसोटॉन्स, ठीक है।
अब ए माइनस जेड यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें भी डिफर होने चाहिए। ठीक है, ये है अपने आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन का ओवरव्यू। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके कुछ, कि जैसे अपन ने लिया हाइड्रोजन का H11, H21, H31। हाइड्रोजन इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। इसके एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने लिया था कार्बन का आइसोटॉप 14C6, और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल 14N7। और आइसोटोन का एग्जाम्पल ले लेंगे, ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन वाले ही कार्बन का एक और आइसोटोप है 13C6, 14N7, है ना। ये बात हुई अपनी इनकी। और अब इसी के बेसिस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के, पर एक न्यूमेरिकल आपको दिखा देते हैं हम। ठीक है, न्यूक्लियर आईक्यू मीटर गया। ठीक है, नंबर क्वेश्चन लेते हैं आज। तो आज क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट X है, ए एलिमेंट X having 2 isotope, X जो भी ले लो आप, X7, 12, X7, 14, ये ले लो कोई भी, हैविंग 2 आइसोटॉप एलिमेंट X एंड अबाउंडेंस इन नेचर। इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता, बट मैं इसको अबाउंडेंस ही बोलता हूँ। is 35% and 55%, 55 or 65, sorry, 65% respectively. Find the atomic mass of X. ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ X। तो हमने देखा कि एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का, वो होता है A1N1 प्लस A2N2 A1N1 AN है ना, ये देखा था अपन ने। तो यहाँ पर 2 आइसोटोप हैं, तो ये यहाँ तक ही फॉर्मूला यूज करना है हमको। इसका मास नंबर कितना है 12, नेचुरल अबंडेंस कितनी है 35, इसका मास नंबर कितना है 14, इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है 65। तो अब इसको और कैलकुलेट करते हैं। ये 5 से कट जाएगा 7 बार, ये कट जाएगा 20, सही है। ये कट जाएगा 5 से, 5 बन जा 5, 5 3 जा 13, 13 5 जा, और ये कट जाएगा 20, 12 संते 84 अपॉन में 20 प्लस 14 इंटू 13 कितना होता है 13 4 जा 96, नहीं सॉरी 52, और 13 1 जा 13, और 5 18, 182 अपॉन में 20, क्या जाएगा इसका आंसर
4 2 6, 8 8 16 के 6 का 16 के 1 और 1 2, 266 अपॉन में इसको 2 से हम उड़ा देंगे, कितना आएगा, नीचे तो आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 133, मतलब इसका आंसर आएगा 13.3 U आंसर। तो यहीं पर अपने न्यूक्लियाई का पार्ट फर्स्ट, लेक्चर नंबर फर्स्ट समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर के अंदर लेकर आएंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। फिर हम स्टेबिलिटी पर पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।